चलते हैं। सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ा था। कैपिटल अकाउंट क्या होती है? ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो कि किसी इंडियन पर्सन की एसेट्स लायबिलिटी ऑल्टर हुई हो आउटसाइड इंडिया, ओके, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी ऑल्सो, इंक्लूडिंग ऑल्टर एनी एसेट्स और लायबिलिटी बट नॉट इंक्लूड एनी कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन आउटसाइड इंडिया इन इंडिया आर कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बट एग्जांपल्स क्या है सर? एग्जांपल्स बताओ कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉरेन ट्रेड हमारा हो गया, अदर करंट बिजनेसेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी हो गई, शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी होगी, वो सारी हमारे करंट में आती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, नेट इनकम हो गया, लिविंग एक्सपेंसेस हो गया, या फिर फॉरेन ट्रैवल के खर्चे हो गए, आने जाने का भाड़ा हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, ऑल आर कवर्ड अंडर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय पी आर आई एंड पी आर ओ वाई? बड़े ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा पर्सन जो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा हो तो वो पी आर आई माना जाएगा। प्लस और करंट ईयर में वो उन तीन पर्पज के लिए बाहर ना गया हो, और चाहे किसी भी पर्पज के लिए गया हो, वो तीन पर्पज के लिए ना गया हो तो उसको हम मानेंगे पी आर आई। पी आर आई नहीं गया बोला है मैंने। अगर वो पिछले साल 182 दिन या उससे कम रहा है तो उसको जनरली क्या मान लेंगे हम? पी आर ओ आई। डन। पर इस साल में वो इंडिया में नहीं आया तीन पर्पजेस के लिए तो उसको क्या मानेंगे? पी आर ओ आई। ये था हमारा कंसेप्ट। ऐसा कोई पर्सन जो पिछले साल इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहा है बट करंट ईयर में वो बाहर चला गया, नोट फॉर दीज थ्री पर्पजेस, तो चला गया तो उन पर्पजेस के लिए तो पी आर ओ आई। देव समझ आ रहा है? ऐसा कोई पर्सन जो पिछले साल 182 दिन से कम में रहा हो, 182 दिन रहा हो, तो जनरली वो पी आर ओ आई। बट वो इंडिया में आए हैं दोज थ्री पर्पजेस तो उसको पी आर आई या ओ आई? आई। हाँ, हाँ, पी आर आई। ठीक है, इतना हमारा कल तक हुआ था। और भी कुछ हुआ था क्या इसमें? और तो हमने कुछ एग्जांपल्स किए तो नया तो कुछ भी नहीं हुआ था बस। हम्म। हाँ। कहाँ मान रहे दिखाओ मेरे को ये रहा। इलस्ट्रेशन टू तो ये रहा। ठीक है, सुनो 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 मेरी बात। अर्चिता, आप ये बताओ, जैसे मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया था ये बात, कि अगर कोई एक्सेप्शन होती है तो वो ऊपर वाली बात से अपोजिट लिखी जाती है नीचे। एक्सेप्शन का दूसरा वर्ड हावेवर भी होता है। जहाँ पे हावेवर आता है वो ऊपर वाली बात को काटता है। ऊपर क्या लिखा हुआ है वो क्या है? पी आर आई, बट आगे वर्ड क्या यूज हुआ है देखो तो, हावेवर। लेकिन आरबीआई के अनुसार जो क्लैरिफिकेशन आई थी उसके अनुसार वो पी आर आई नहीं माना जाए, क्योंकि वहां पे उसने एम्प्लॉयमेंट भी स्टार्ट कर दी होगी इसलिए। ठीक है, आगे करवाऊं? कोई डाउट यहां तक? आउटसाइड इंडिया है? सोचो। ऑब्वियसली, कि इंडिया से तो कोई लिंकेज ही नहीं हुआ है विषय, उसका फिर क्यों माने जाएगी? तो कंट्रोल वो बाहर से हो रही है, इंडियन पीआरआई। क्यों? उसका प्रीमाइसिस कहाँ पे है? तो बस बताने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया की धरती पे है वो तो माने जाएगी वो पीआरआई। एग्जाम्पल सेकंड रिपीट करते हैं एक मिनट को। एग्जाम्पल सेकंड खुशबू ये था, अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो स्टडी के लिए कनाडा गया है, अगर आरबीआई साइलेंट रहे तो ये माना जाएगा पी आर आई। ठीक है, बट आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन निकाली थी कि अगर कोई पर्सन बाहर जाता है वो भी एजुकेशन के लिए, तो आरबीआई, सॉरी, आरबीआई ये एज्यूम करता है कि वहां पे जाके उसने एम्प्लॉयमेंट भी स्टार्ट कर दी होगी।
तो इंप्लॉयमेंट इसको बड़ा रखता है वो, तो इसलिए वो मानता है PROI। ये कंसेप्ट है खुशबू। दोनों लिख के आनी पड़ेगी डेफिनेटली, आरबीआई का आपको डालना पड़ेगा उसमें, वो नैस तो फिर गलती हो जाएगा ये। बट आरबीआई का जरूर डालना, और ऊपर वाला डालना भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो डाल के तो पूरा गलत ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और सिर्फ आरबीआई का डाल के आए हो फिर भी आधा नंबर तो मतलब 2.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे 5 में से, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपका। आगे देखो, आज का कंसेप्ट काफी आसान सा है। ना ना, नॉर्मल, वो तो एग्जाम्पल समझाने के लिए था, ABC लिंक। ये तो पूछा था भी इसने, यही माना जाएगा। आगे चले, देखो सुनो ध्यान से, इसको ना अपने नोटबुक में शॉर्ट में लिखते रहो ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, थोड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, पढ़ते हैं इसको। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 3, नो पर्सन शेल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास फॉरेन सिक्योरिटी है या फिर फॉरेन करेंसी है, तो बिना ऑथराइज पर्सन के वो ना तो उसको सेल कर सकता, ना उसमें डील कर सकता। एग्जांपल दो सर, गुंजन के पास $1,000 है, ओके, और वहां पे ऑथराइज पर्सन के पास गई, बोले कितने रुपए दोगे मुझे एक्सचेंज करके, बोले $80 पर डॉलर देंगे। मैं बोला गुंजन मेरे को दे, मैं $82 पर डॉलर आपको दूंगा, तो क्या मैं ये डील कर सकता हूँ? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मेरे पास आरबीआई से ऑथराइजशिप नहीं है। तो कोई भी पर्सन जो ऑथराइज डीलर नहीं है, वो ना तो उसमें डील कर सकता रूटीन नेचर में, ना ही वो ट्रांसफर करवा सकता अपने नाम पे अदर देन ऑथराइज पर्सन। मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर, ना किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकता जो बाहर बैठा है, ना किसी उस पर्सन के बिहाफ पे इंडिया में पेमेंट कर सकता अदर देन ऑथराइज पर्सन। गुंजन लेट्स से मेरी सिस्टर है और कनाडा में पढ़ती है, अब इन्होंने पढ़ती नहीं एम्प्लॉयमेंट में, लेट्स से इनका हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में चलता है, और गुंजन क्या है PROI, डेफिनेटली से बात है, बाहर इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है आज तो इसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्प्लीमेंट पर्पज से है। बट गुंजन ने मुझे फोन किया, बोली कि ना 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू है, तो क्या आप फिल कर दोगे? ऑब्वियसली नाटो थोड़ा ना करो, मना थोड़ा ना करो, हाँ मैं कर दूंगा फिल। क्या मैं अलाउड हूँ किसी NRI के लिए पेमेंट करने में इंडिया में? नहीं, क्योंकि ना मैं उसको ट्रांसफर कर सकता अदर देन ऑथराइज पर्सन, ना मैं उसके बिहाफ पे किसी को क्रेडिट दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इनके बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया तो मेरी आउटसाइड इंडिया क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी, कितने रुपए की? 12,500 की। तो इसलिए अदर देन ऑथराइज पर्सन की लाइबिलिटी में क्रिएट नहीं कर सकता। समझे? दो चीज मैंने आपको पढ़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनना ध्यान से एक बार। कोई भी पर्सन ना तो डील कर सकता, ना ही किसी भी चीज को ट्रांसफर कर सकता अदर देन ऑथराइज पर्सन, ठीक है। ऑथराइज पर्सन के बिना ना वो किसी को ट्रांसफर कर सकता, ना किसी के लिए ट्रांसफर कर सकता। किसी को, किसी के लिए, किसी को मतलब मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं डायरेक्टली, अदर देन ऑथराइज पर्सन नहीं कर सकता। उसके लिए मैं इंडिया में ट्रांसफर कर रहा हूं, वो भी नहीं कर सकता। पहले मुझे ऑथराइज पर्सन से परमिशन लेनी पड़ेगी, जब आरबीआई के जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कैरी आउट कर सकता हूं, अदर देन दैट नहीं। समझे? सेकंड पॉइंट देखो, दोबारा पढ़ो वंश एक बार। नो पर्सन, नो पर्सन कैन मेक एनी पेमेंट टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। पहले इतना पढ़ो वंश, कोई भी पर्सन पेमेंट नहीं कर सकता किसी भी ऐसे पर्सन को जो इंडिया से बाहर है। ये तो गलत नहीं हो गया? तो आगे क्या ऐड होना चाहिए? अदर देन परमिशन ऑफ ऑथराइज मनी डीलर। अब समझ आया? देखो इससे बेस्ट नहीं हो सकता इसमें। अब इसको हटा दे वंश एक बार, ठीक है। नो पर्सन मेक एनी पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन एजेंट आउटसाइड इंडिया। टू को हटा दे, फोर को, मतलब वो किसी पर्सन के लिए, फोर का मतलब क्या होता है? के लिए, किसी और पर्सन के लिए पेमेंट भी नहीं कर सकता। गलत नहीं है? गलत है, बट अदर देन ऑथराइज पर्सन।
ठीक है, टू और फोर में थोड़ा सा इसने डीपली नहीं दिया हुआ, तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे। टू मतलब उसके, उसको नहीं कर सकता, फोर मतलब उसके लिए भी वो नहीं कर सकता, दोनों परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका होना जरूरी पड़ेगा बिल्कुल। थर्ड, receive otherwise then through authorized person any payment made by order behalf of person resident outside India। गुंजन मुझे पैसे देना चाह रही है, क्योंकि बिना ऑथोराइज्ड पर्सन की पेमेंट रिसीव कर सकता हूं मैं? क्या गुंजन ने जो मेरे को 1 लाख रुपए दिए हैं, क्या प्रभुति से एक्सचेंज करवा सकता हूँ? वो नहीं, मुझे वो 1 लाख रुपए जैसे ही आए हैं, वो मुझे ऑथोराइज्ड पर्सन के पास लेके जाने पड़ेंगे, और फिर वो मुझे एक्सचेंज करके देगा। तो सर कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। ना वो दे सकता किसी को पैसे, ना वो किसी से पैसे ले सकता, ना किसी के लिए पेमेंट कर सकता, ठीक है, अदर देन ऑथराइज पर्सन। बस ये बात है, देने का नहीं, लेने का नहीं, किसी के लिए कोई ट्रांजेक्शन पे करने का नहीं, अदर देन ऑथराइज पर्सन, ये ट्रांजेक्शन है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। शॉर्टकट लिख लो ये, ताकि ध्यान रहे बाद में। समझ आया आप? और तो मतलब देखो अर्थ कुछ भी नहीं है, जड़ मैं बता दूं, इसके तो सारे कंसेप्ट हो गए। जड़ क्या है? अगर फॉरेन एक्सचेंज के जहां पे कदम पड़ जाता है ना, बस ये बात है। चाहे लेना हो, देना हो, किसी के लिए पेमेंट करनी हो, जब पे फॉरेन एक्सचेंज आ गया और आउटसाइड इंडिया वाला पर्सन आ गया, वहां पे ऑथराइज पर्सन का होना जरूरी है। काफी सारे एग्जांपल्स है नीचे, पढ़ेंगे हम डे बाय डे, मतलब डे बाय डे, वन बाय वन अभी ऐसा। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, कि कैसे वो डील कर सकते हैं। प्रतिभा अभी ना जनरल पड़ जाए, आगे 2.5 लाख तक की लिमिट भी आएगी, जो बता रही थी मैंने आपको इंट्रो में, 2,50,000 वाली, वो वाली आएगी आगे। करता हूँ। समझ आया? आगे देखो, एक्सप्लेनेशन। इसको और बेटर तरीके से हमें समझना हो, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये देखो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, वेयर एनी पेमेंट इन और रेजिडेंट इन इंडिया रिसीव एनी पेमेंट बाय ऑर्डर on behalf of any PROI through any other person without a corresponding inward remittance from any place outside India, then such person shall be deemed to have received such payment otherwise than through authorized person। ये मतलब बताओ, क्या बहुत अच्छा पॉइंट है ये? नहीं, वो तो नहीं है ये। देखो, इसमें क्या बोला गया है, पहले समझना मेरी बात। अगर मान लो किसी पर्सन को 1 लाख रुपए मिला है, वो ऑथराइज पर्सन के पास चला, से प्रतिभा के पास चला गया, ऑथराइज पर्सन नहीं है। इन्होंने 1 लाख के बदले में 82 लाख रुपए मुझे दे दिए, 82 लाख एक्सचेंज हुआ, 82 लाख रुपए मेरे पास आ गए। गलत है ये देव? हाँ गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसके 1 लाख का प्रूफ नहीं कि किस चीज का पैसा आया है। मतलब अगर किसी को पैसा मिला किसी पीआरओआई से, उसने वो ऑथराइज पर्सन से एक्सचेंज भी करवा लिया, बट उसके पास कोई इनवर्ड रेमिटेंस नहीं है, किस चीज का वो पैसा आया है वो उसके पास नहीं है, तो ये माना जाएगा कि उसने अदर देन ऑथराइज पर्सन वो डीलिंग करी है, मतलब इलीगल तरीके से उसने वो डीलिंग करी है, अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं हुआ तो। समझे? दोबारा पढ़ो एक बार, फिर समझ में आएगा ये। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, वेयर एनी पर्सन resident in India receive any payment by an order or behalf of any resident outside India through any other person, किसी और पर्सन से PROI के बिहाफ पे मुझे जो पेमेंट मिली है, इंक्लूडिंग एन ऑथराइज्ड पर्सन विदाउट ए कोरस्पोंडिंग इनवर्ड रेमिटेंस, बट मेरे पास इनवर्ड रेमिटेंस का कोई भी प्रूफ नहीं है, देन सच पर्सन shall be deemed to have received such payment otherwise than through authorized person। तो ये माना जाएगा कि उसने वो पेमेंट अदरवाइज देन ऑथराइज्ड पर्सन रिसीव करी है। D point, enter into a financial transaction in India as consideration for or in association with acquisition, creation, transfer of a right or to acquire any asset outside India by any person। ना ही वो कोई ट्रांजेक्शन एंटर कर सकता, ना कोई एसेट बाहर एक्वायर कर सकता, अदर देन ऑथराइज पर्सन, अदर देन परमिशन ऑफ ऑथराइज पर्सन। रेफर करवा दो मैं पूरा, सुन ध्यान से। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज हमारा टॉपिक है, उसमें क्या बोला, अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन वो पेमेंट दे सकता, अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन वो पेमेंट ले सकता, अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन वो किसी और के बिहाफ पे पेमेंट इंडिया में भी नहीं कर सकता, अदरवाइज देन ऑथराइज्ड पर्सन वो
किसी और के बिहाफ पे इंडिया में पेमेंट ले भी नहीं सकता जिसका उसके पास कोई भी इनवर्ट रेमिटेंस नहीं है, तो वो माना जाएगा कि वो इलीगल है। एंड लास्ट, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी वो इंडिया में नहीं कर सकता विद द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। मतलब देव की एक प्रॉपर्टी दुबई में है, देव इंडिया का पर्सन है, तो मैं दुबई की प्रॉपर्टी इंडिया में से खरीद नहीं सकता जब तक मैं ऑथोराइज पर्सन की परमिशन ना ले लूं, आरबीआई की परमिशन ना ले लूं। समझे? लास्ट और बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ना दे सकता मैं पैसा, ना ले सकता मैं पैसा, ना किसी के बिहाफ पे ले सकता, ना किसी के बिहाफ पे दे सकता, ना इंडिया में बाहर के एसेट के लिए कोई पैसा दे सकता, अदरवाइज देन ऑथराइज पर्सन। दिस इज कॉल्ड एज डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज। मतलब करना है चेंज, मतलब ट्रांजेक्शन, तो मुझे ऑथराइज पर्सन के साथ ही करनी पड़ेगी, ये बात है। समझे? मतलब मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए कि ये चीज चीज का पैसा आया है मेरे पास। ठीक है? वो अभी मैंने प्रतिभा को बताया कि अभी ये हम जनरल पॉइंट पढ़ रहे हैं आंशी, बट आगे हम पढ़ेंगे कि 2.5 लाख तक फ्रीली अवेलेबल है। 2.5 लाख तक कोई परमिशन की नीड नहीं है। ये सारी बातें जो पढ़ रहे हैं 2.5 लाख से ऊपर वाली बातें हम पढ़ रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि उसको $1 पे करना वो ऑथराइज पर्सन के पास भागा जाएगा। 2.5 लाख तक की छूट दी हुई है, जरूरत नहीं है ऐसा। The above transaction may carried on otherwise provided by this act or with the general or special permission of RBI। अगर ऊपर ट्रांजेक्शन में करनी है जो मैंने आपको बताया तो आरबीआई की परमिशन उसको लेनी पड़ेगी। Financial transaction means any payment to or for the credit of any person, receiving any payment by order on behalf of any person, drawing, issuing, negotiating any bill of exchange or transfer any security, acknowledging any debt। मतलब रीड कर लेना बस। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या मीन है इसका। इसका मतलब ये है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी मैंने ली है, कोई क्रेडिट मैंने फैसिलिटी ली है, या किसी के बिहाफ में मैंने पैसा पे किया है, कोई एसेट का पैसा मैंने पे किया है, कोई पैसा मैंने रिसीव किया है, ऑल आर कवर्ड अंडर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब जल्दी से आओ एग्जाम्पल्स पे। पहले एग्जाम्पल करते हैं फिर हम ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार प्रतिभा सोना नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पर्टेनिंग टू क्लोज ए। ठीक है, देखते क्लोज ए मुझे नहीं याद, बट मैं देखो ये सही है गलत है। PROI comes to India, would like to sell 1,000 to his friend who is resident in India। क्या वो कर सकता है? क्यों? हाँ, समझे प्रतिभा? नहीं समझे होगे? क्या समझे? ना। हाँ, इसमें ये कोई PROI था, वो इंडिया में आया और अपने ही दोस्त को अपने पैसे बेचना चाह रहा है, तो क्या बेच सकता है वो? नहीं बेच सकता। ये प्रतिभा, नींदों से बाहर आओ। मैं तो कुछ बताया, मैं तो आप लोगों से तो पूछ रहा हूँ, मम्मी तो अब इसने ये नहीं बताया। हाँ, इसने नहीं, इसने ये नहीं बताया। प्रतिभा जागो, जागो प्रतिभा जागो। देखो, तो PROI अगर इंडिया में आया है और वो $1,000 बेचना चाह रहा है अपने फ्रेंड को जो रेजिडेंट इन इंडिया है, द फ्रेंड ऑफर हिम ग्रेटर रेट देन बैंक, और बैंक से भी ज्यादा रेट वो ऑफर कर रहा है, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। कैन नॉट बी डन एज इट वुड अमाउंट टू डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज में डील सिर्फ कौन कर सकते हैं देव? ऑथराइज पर्सन। सर। हाँ जी राधिका बताओ। सर इसमें एक बात, अगर मान लो वो किसी को बताएगा थोड़ी, मान लो कोई मेरा फ्रेंड आ रहा है, वो मुझे पैसे दे रहा है कि ले मैं तेरे को फॉरेन करेंसी देता हूँ, तो मुझे बदले में इंडियन करेंसी देता हूँ, तो उसमें कुछ पता थोड़ी चलेगा किसी को। देखो राधिका, बात हम उसमें करते हैं जहाँ पता चल जाए, जहाँ ना पता चले वो तो बस पड़ा ही रहे ट्रांजेक्शन पे। बात ओके ये है सर। अगर कल को वो ट्रांजेक्शन पकड़ी गई तो फिर वो मतलब उस पे लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसे कौन ओ, देखने आ रहा है, कर लो ऐसे तो। हाँ, हाँ, वहाँ पे जो चेकिंग होते कस्टमर वो कहाँ से होने होने देते वो। आई थिंक $10,000 समथिंग अलाउड है एक पर्सन के पास, या 1,000 है, इतना ही कुछ लिमिट है। और क्या? हाँ जरूर, 1.5 घंटा लगता है उसमें चेकिंग करने में। चेक करते हैं। हाँ, और क्या? अभी रिसेंटली हुआ था, जो सूट केस का वो नहीं होता, बेस कवर फोम, उसमें सोना डाल के आ रहा था वो, गोल्ड डाल के लेके आ रहा था। हाँ,
दुबई में, हाँ दुबई सस्ता मिलता, वहां से लेके आ रहा था वो। एग्जैक्टली हाँ। हाँ पकड़ी गई थी वो, सुना था ऐसा नहीं जैसे। एग्जैक्टली। प्राइस बढ़ जाता है वो, शायद हो ऐसा, मैंने तो नहीं सुना था कुछ, बट हो गया ऐसा कुछ जरूर, कि टेम्परेचर का और हवा का फर्क होता है मेटल्स में, हाँ बिल्कुल। दुबई में सस्ता सोना इसलिए कि वहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए कि वहाँ पे लोग डायमंड पहनते हैं, दैट्स व्हाई। अब पीआरओआई हैज ए इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया। पीआरओआई कौन है? गुंजन, लेट से, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ पे है? इंडिया में। ही रिक्वेस्ट इज ब्रदर इन इंडिया टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम, उसने ब्रदर को बोला कि आप मेरे भी पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो। क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं। इट अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ क्रेडिट अदर देन ऑथराइज पर्सन, हेंस नॉट परमिटेड। समझ आ रहा है? A foreign tourist comes to India and he take a food at a restaurant. He would like to pay $20 in cash to have a restaurant bill. The restaurant cannot accept cash. चलो बताओ, अब क्या वो ढाबे पे पैसे पे कर सकते हैं $10? और ढाबे वाला क्या ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। The restaurant dealer will have to take a money changer license to accept the foreign currency. उसके पास होना चाहिए मनी चेंजर लाइसेंस। क्या हुआ? दाल रोटी तो फिर बेचिए तू, तो लाइसेंस लेके आ। हाँ ऋषि। ना ऐसा अलाउड नहीं, मतलब डील तो वही कर रहा है ना, दैट्स व्हाई। इसे डील नहीं कर सकता वो। पहले वो टूरिस्ट आएगा, जो एयरपोर्ट पर मनी चेंजर्स होते हैं वहां खड़ा होएगा लाइन में, चेंज करवाएगा, उसको पैसे आएंगे, फिर वो उन्हें भूख मिटाएगा, ढाबे पे जाएगा। ये है पूरा। डी पॉइंट देखो, ट्रांजेक्शन कवर्ड बाय दिस सबसेक्शन इज नोन ए हवाला ट्रांजेक्शन। ये बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है, आप लोग बताओगे सब। इंडियन रेजिडेंट गिव 70,000 इन कैश टू इंडियन डीलर। मैंने वो पैसे 70,000 रुपये प्रभूति को दे दिए। सुनना ध्यान से। द ब्रदर इन दुबई विल गेट, मेरा भाई है कोई भी, लेट से भव्य, अब ये दुबई में बैठा है, इसकी एक सिस्टर है गुंजन, दोनों डीलर्स आपस में जो इलीगल करेंसी का ट्रेड करती हैं। ओके, मैंने 70,000 इसको दे दिए, इस अपनी बहन को कॉल किया कि भव्य आएगा, उसको बाय 10 करके, बाय 100 कर लो, चलो ठीक है, 100 का डॉलर है, कितने बने? $700 भव्य को दे देना। ना तो ये ऑथराइज पर्सन है, ना वो ऑथराइज पर्सन है, मतलब मैंने अपने पर्सन को दिया और इसके किसी पर्सन ने मेरे ब्रदर को वहां पे पैसे दे दिए, तो दिस इज कॉल्ड एज हवाला ट्रांजेक्शन। और ये ट्रांजेक्शन भी इलीगल मानी जाती है, कि ना तो ये ऑथराइज पर्सन, ना वो ऑथराइज पर्सन है। देखो इसमें ये था प्रतिभा, इसमें ना मतलब इस ट्रांजेक्शन को इस तरह से घुमाया जाए कि बाहर वाले को पैसे भी मिल जाए और मुझे कुछ फॉर्मेलिटी भी ना करनी पड़े। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भव्य को पैसे मिल जाए, बट ना तो मेरे को कहीं चक्कर काटने पड़े, ना किसी की अप्रूवल लेनी पड़े। तो बीच में एक इलीगल डीलर बैठा है प्रभूति नाम का। प्रभूति क्या बोली कि अब मुझे पैसा दो, ठीक है, मैं चुपके से आपके भाई तक पहुंचा दूंगी। तो बोला अच्छा ऐसे कैसे, कमीशन कितना लोगे? 10%। मैंने इसको 77,000 रुपये दे दिए, 70,000 रुपये ब्रदर के लिए और 7,000 रुपये इसका कमीशन। ओके, इसने वहीं पे अपने किसी रिसोर्स को बोला कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, आप वहां पे ट्रांसफर कर दो, और इसने 70,000 उसको, 7,000 उसको दे दिए। ये ट्रांजेक्शन होती है सारी। हाँ होती हैं, इंडिया में जेन्युइन नहीं है, ये परमिटेड नहीं है। हाँ होती है ये चीज। ना अभी तक काम नहीं पड़ा, 0.1 कुछ परसेंट होता होगा। अच्छा, वेट सुनो मेरी बात एक बात, ऑथराइज पर्सन कोई कमीशन नहीं लेता। वो जो रेट आज के मार्केट में होता है ना यूनिवर्सिटी का, उसी बेस पे देता है वो, क्योंकि आरबीआई का पर्सन होता है, आरबीआई ने उसको बिठाया हुआ होता है, आरबीआई से उसको कमीशन मिलता है।
अब मेरी बात सुनो आयुषी, अब लगा लो $1000 $2000 हैं वो तो कर देगा ऐसे ही। बट क्या इलीगल ट्रांजेक्शन जो 1000 2000 की होती हैं या करोड़ों में होती हैं? जब वो ये बोलने जाएगा आरबीआई को, ये 100 करोड़ रुपए मेरे भाई को भेज देना, पूछे नहीं का वो कि कहाँ से है तेरे पास इतने पैसे, पहले ये बता मुझे, भेजू तो बाद में होगा। इसीलिए हवाला ट्रांजेक्शन होती है कि मैं ऐसे किसी इलीगल सोर्स को दूं ताकि उसी इलीगल सोर्स से किसी और को पैसा मिल जाए, ऐसा। मनी चेंजर के लिए तो नहीं करता मेरे ख्याल से, आई डोंट थिंक सो। कल बताता हूँ फिर, देखे करता नहीं करता एक्चुअली में। चलो देखते हैं। वो मनी चेंजर को अपने बिहाफ पे कमीशन देता है, कस्टमर से वो कुछ भी चार्ज नहीं करते होंगे। एग्जाम्पल सी देखिए क्या है प्रियंका। एक टूरिस्ट आया, वो किसी होटल में खाना खाने गया। अब टूरिस्ट है तो उसके पास रुपीस नहीं थे, उसके पास डॉलर्स थे। अब डॉलर्स वो होटल में देने लग गया और होटल वाले ने उसके डॉलर्स ले भी लिए। तो क्या होटल वाला अलाउड है डॉलर्स लेने के लिए? डेफिनेटली नो। अगर उसको डॉलर एक्सेप्ट करने हैं तो पहले उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर सकता है। ये ट्रांजेक्शन है पूरी प्रियंका। आगे चलूं? पक्का? ना, फिर भी नहीं कर सकता। डील कर तो मैं बाहर वाले पर्सन के लिए रहा हूँ। बट एक बात बताओ आयुषी, वो पर्सन है, वो पीआरओआई तो है नहीं, पीआरआई वो इंडिया में वापस ही आएगा, तो वो खुद ही कर दे, वो मेरे को बोलेगा क्यों? टेम्परेरी मतलब बाहर तो मेरे को एसेट क्रिएट ही नहीं हुई। बाहर तो एसेट जब क्रिएट होगी ना जब मैं पीआरओआई के साथ करूंगा, पर मैं तो अपने घर के बंदे के साथ कर रहा हूँ पीआरआई के साथ, तो काहे की क्रिएट होगी बाहर एसेट लायबिलिटी? होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज except as provided in this act, no person resident in India shall acquire, hold, own, possess, or transfer any foreign exchange security or any property outside India. This section prevents the resident to acquire, hold, possess, transfer any exchange property abroad. Then, though separate notification, these asset may be permitted subject to certain condition and compliances rule. कुछ भी नहीं कह रखा, रीड कर लेना बस इसको। फिर ये बोला हुआ है कोई भी पर्सन इस एक्ट में जो बात बताई हुई है ना उसके बिना ना के प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता ना कोई सेल कर सकता। और इस एक्ट में क्या बताया हुआ है कि आरबीआई की अप्रूवल जरूरी है, एज सिंपल एज दैट। इन शॉर्ट, आरबीआई की अप्रूवल के बिना ना वो कोई एसेट होल्ड कर सकता, एक्वायर कर सकता, ट्रांसफर कर सकता। समझे? करेंसी, एसेट्स, सिक्योरिटीज और एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देव गॉट इट? समझ आया? इफ एन इंडियन रेजिडेंट comes receive a bank balance of $10,000 from his uncle in London, the Indian cannot hold on to foreign funds. He is supposed to bring back fund as provided under section 8। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखते हैं किसको समझ में आती है। जो सो रहा है वो भी बताओ, जो नहीं सो रहा वो भी बताओ। गुंजन की पहली सैलरी आई, कितने? $50,000। ठीक है, इन्होंने बोले क्यों ना चलो इंडिया में मेरे भाई को भेज दी जाए। इसने मेरे को $25,000 भेज दिए किसी भी मोड से। ठीक है, $25,000 मेरे बैंक में आ गए या कैश में आ गए, और मैं उनको रख के बैठा हूं, कि मैं अलाउड हूं? नहीं, मुझे उनको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट परमिटेड अंडर दिस एक्ट। और अभी तक क्या इस एक्ट में हमने पढ़ा है कि कितना परमिटेड है? नहीं तो हम अभी क्या मानेंगे? जीरो। बट तो इस हिसाब से कंसेप्ट क्या बना कि वो फॉरेन करेंसी को होल्ड बिल्कुल भी नहीं कर। कल को अगर हमने पढ़ा कि यहां तक वो होल्ड कर सकता है, लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने बता दिया 7,000 तक एक पर्सन होल्ड कर सकता है। इन्होंने मेरे को भेजे कितने? 25,000। कितने में होल्ड करके रख सकता हूँ? बाकी के मुझे ऑथराइज पर्सन के पास जाके कन्वर्ट करवा के रुपीज लेके आने पड़ेंगे। ये बात है पूरी। समझे? वो फेमा का सेक्शन 8 है, कंपनीज एक्ट का नहीं। वो सेक्शन ऑब्वियसली होते हैं, और क्या। हर एक्ट की अपने सेक्शन 2 से शुरू होते हैं पूरे। वन प्रेम्बल का होता है, वो सेक्शन 8 देखिए यहाँ पे। नहीं, प्रीलिमिनरी है जो, उसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं बस, दोनों में आपको करवा रखे हैं, एक तो सब्सिडरी वाला करवा रखा है और एक एम्प्लॉयज वाला।
दो बस। एम्प्लॉयज वाला कौन सा, कि वो 200 की लिमिट में नहीं आते हैं। और एक सब्सिडी वाला स्मॉल कंपनी वाला, 440। और 3 कंपनी ऐसी जो उसमें इंक्लूड नहीं होती है, बस 2 ही कंसेप्ट, और है ही नहीं उसमें कोई ऐसा। मैंने आपको इस चैप्टर की स्टोरी बताई थी एक बार, नहीं बताई? बहुत ही बेकार चैप्टर है वो। मैंने अपने 35 बच्चों का नुकसान किया था सबसे पहले बैच में। हुआ क्या, मैंने पहला बैच ही लेना शुरू किया था सी इंटर का, तो मैंने वो प्रीलिमिनरी चैप्टर उठा लिया सबसे पहले। और वो चैप्टर है ही नहीं, वो छुड़वाने का होता है। मुझे ये था कि नहीं, चैप्टर पहले से शुरू करते हैं। बोरियत तो है जब पढ़ाने के, कंसेप्ट ही नहीं है उसमें कुछ। वो बच्चों ने वैसे इंटरप्रेट किया, सारे बच्चे भाग गए कि इतना बोरिंग चैप्टर पहले शुरू करवा दिया। तो उसके बाद मैंने कसम खाई, नहीं प्रीलिमिनरी को कभी स्टार्ट नहीं करवाऊंगा पहले, चाहे और 10 चैप्टर में से कि कोई भी स्टार्ट करवा लो पहले। वो चैप्टर ही नहीं है असल में ना, कि उसमें डेफिनेशन पार्ट करवा रखा है सारा। देखो, करंट अकाउंट क्या होती है? करंट अकाउंट हमारा होता है अदर देन कैपिटल अकाउंट, ये पढ़ चुके हैं वैसे हम, जो ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ हो, ट्रेड के लिए हुआ हो, सर्विसेज के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। इंटरेस्ट ऑन लोन और नेट इनकम, लिविंग एक्सपेंसेस और फॉरेन ट्रैवल और एजुकेशन एक्सपेंसेस, बस। समझाया? अब एक एग्जांपल आ रहा है, बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी, ऑफलाइन वाले भी। कौन से ऊपर वाले में? ये वाले? ये वाला? ये कुछ नहीं कह रहे, तो करंट अकाउंट की डेफिनेशन बता रहा दोबारा से। हाथों हाथ, टाइम नहीं लगता उसमें, नहीं जितना मुझे आइडिया है। देखो मैंने ऐसा करवाया नहीं ये काम, बट मेरे आइडिया से हाथों हाथ होता है ये, विंडो पे जाके, टाइम नहीं लगता उसमें। ऑनलाइन तो आजकल नहीं है मेरे ख्याल से, तो ऑनलाइन तो नहीं है अभी तक। अगर मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, मुझे बैंक में जाके उसको चेंज करवाना पड़ेगा, या किसी भी बैंक में चला जाऊंगा। हाँ वो भी इमीडिएट, टाइम तो नहीं होता उसमें। वो तो आरटीजीएस वगैरह होती है, वो तो इंडिया की ही होती है। और वारंट अगर भेजा जाए ना तो हो सकता है। वारंट मतलब अगर डायरेक्ट करेंसी है ना अर्चिता, तो उसमें बताता हूँ मैं, डायरेक्ट करेंसी है कि तो उसमें नहीं होता कोई भी टाइम। अगर बात है जैसे आपने चेक ड्रॉ किया है यहाँ पे, आपने चेक डॉलर्स में डाला होगा, बट इंडिया पे वाले पे डाला है, ठीक है, तो फॉरेन बिल हुआ वो, और इंडिया वाले को मिलेगा। इंडिया वाला अपने बैंक में वो डालेगा, वो बैंक उस बैंक से पूछेगा कि पैसे देने या नहीं देने, फिर वो बैंक हाँ भर के देगा, फिर वो मुझे पैसे देगा, ऐसे तब उसमें टाइम लग सकता है, चेक वगैरह आए या वारंट आए तो। बट अगर सारा कैश में है तो नहीं मिल लगता टाइम, जितना मुझे आइडिया है। देखो अब थर्ड एग्जांपल देखो, एन इंडियन रेजिडेंट इंपोर्ट अ मशीनरी। वंश ध्यान रखियो, तेरे से पूछूंगा मैं सारा सवाल। इंपोर्ट अ मशीनरी फ्रॉम यूके एंड इंस्टॉलिंग इट्स इन इट्स फैक्ट्री, एज पर अकाउंट इनकम टैक्स लो, मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी। हाउएवर अंडर फेमा इट डज नॉट ऑल्टर क्रेडिट इन एसेट इन इंडिया फॉर यूके वेंडर। It does not create an liability to UK vendor for Indian importer. Once the payment is made, Indian resident or UK neither own or is owned anything in another country. Hence, this is a current account transaction. बताओ इसकी क्या समझ में आया? देव को सुन बोलो हाँ। हाँ तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल में नहीं है, मतलब वंश एक कैनेडियन है, मैंने इससे पैसे लिए, बट नहीं पैसे, सॉरी, मैंने इससे एसेट ली, मतलब मैं पैसे दे दिए, क्या मुझे पैसे और देने हैं बाकी? तो नो लाइबिलिटी। क्या इसने मुझसे पैसे लेने हैं? नहीं, नो एसेट। तो ना एसेट की रेट हुई, ना लाइबिलिटी की रेट हुई, तो कौन सी ट्रांजेक्शन, नो एसेट नो लाइबिलिटी, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, शॉर्ट टर्म या फिर कह सकते ऑर्डिनरी कोर्स ट्रांजेक्शन। ये आगे देखो, बढ़िया, ये अच्छा है ना, कम रिजेक्ट से काफी लग रहा है मुझे सबके फेस से। ए इंडियन रेजिडेंट इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम यूके वेंडर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई, देखते हैं कौन बताएगा ये। ऐसे नहीं, देखो प्रतिभा, ये तो चीटिंग है, पहले मुझे पढ़ तो लेने दो। करंट नहीं है वैसे ही है, ठीक है, पूरे काइंड इंफॉर्मेशन।
ऐसा नहीं है, नहीं है, करंट नहीं है ये, हाउएवर भी था आगे, पढ़ा नहीं, वो क्यों पढ़ोगे? एन इंडियन रेजिडेंट इंपोर्ट अ मशीनरी फ्रॉम यूके वेंडर for installing in its factory on a credit period of 3 months. As per the account and income tax law, credit period is for 3 months. This is liability of Indian importer to the UK vendor. Technically, under FEMA also it is liability outside India. बताओ करंट है कैपिटल है? वेरी वेरी पुअर। क्यों? 3 महीने शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, हैंस इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ऐसा समझे? नहीं पढ़ा? अच्छा जी। और ये क्या बताया था मैंने यहाँ पे? परसों भी बताया था, कल भी बताया था, आज भी बताया था। 3 दिन हो गए मुझे बोलते हुए लगातार इस बात पे, शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। हाँ, 3 महीने का नहीं बताया, ये बोल सकते हो आप शॉर्ट टर्म में। चल कोई बात नहीं, एग्जाम तो नहीं दे रहा भाई, पता चल गया था एग्जाम से पहले, और क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल हुई है वंश, बट फेमस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डील करता है, शॉर्ट टर्म में डील नहीं करता है। हाँ क्वेश्चन बोला तो लॉन्ग टर्म मान लेंगे। हाँ ठीक है, आगे चलो। मैं A person resident in India transfer $1,000 to his NRI brother in New York as a gift. The fund is sent from the PRI's Indian bank account to the NRI brother. Under the account and income tax, gift is a capital receipt. Obviously, टैक्स में हम पढ़ते हैं, बट फेमा में गिफ्ट अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फाइनेंशियल उसको कुछ वापस नहीं देना। ओके, तो इसीलिए द ट्रांजेक्शन इज ओवर, हेंस इट इज द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ऐसा गिफ्ट लेने के बाद ना कुछ देना बनता हो ना कुछ और, लेना तो बनेगा कैसे, तो इसलिए नो एसेट्स नो लायबिलिटी। हाँ, एसेट लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हुई, ऐसा बस। वो इनकम टैक्स लोग के हिसाब से लिखे हैं देव, ये रहा। टैक्स नहीं लगता 150,000 से ऊपर हो तो, ऐसा, दैट्स वाई। आगे चलो। चलो अब थोड़ा सा ना रीडिंग का पॉइंट है, सुनना ध्यान से। अब ये बताओ कि कितना लिखा होता है मैं आपको, मतलब इसमें मेरे ख्याल से कंसेप्ट से ज्यादा एग्जांपल्स है। क्या लिखा हुआ उसमें मैं आपको? लिखवाने का कुछ प्रोविजन है ही नहीं। इफ गिफ्ट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, व्हाई देयर इज a restriction अंडर करंट अकाउंट regulations? अगर हमारी जो गिफ्ट है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, तो रेगुलेशन क्यों? क्योंकि अगर रेगुलेशन ना हो तो हर एक बंदा गिफ्ट मांग के करोड़ों रुपए बाहर भेज देगा और कहते हैं कि हमने अपने भाई को भेजे हैं, बहन को भेजे हैं, पापा को भेजे हैं, मम्मी को भेजे हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए रेगुलेट करना हर एक चीज को जरूरी है। इट इज बिकॉज while there is no restriction on current account transactions, some reasonable restriction can be imposed. Otherwise, people may transfer the fund abroad under the grab of current account transaction as a gift. लोग तो ऐसे गिफ्ट ही मानते रहेंगे और फेमा अप्लाई ही नहीं होने देंगे, इसलिए उनको भी रेगुलेट करना जरूरी है। इफ हाउएवर अ पीआरआई, अब सुनना ध्यान से, अच्छा ये पॉइंट, गिव्स अ पीआरओआई, पीआरआई ने किसको दिया? पीआरआई को क्या दिया? गिफ्ट दिया, इंडियन करेंसी में दिया। फॉर द पीआरओआई इट इज रिजल्ट इन द फंड लाइंग इन इंडिया, अल्टरेशन ऑफ इंडियन एसेट। फॉर पीआरआई देयर इज नो कैप्शन क्रिएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, एज दिस ट्रांजेक्शन क्रिएट एन एसेट इन इंडिया। फॉर द पीआरओआई इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। हाउ? एसेट कौन सा? अच्छा ये बताओ, मेरे पास डॉलर्स रखे हैं, वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होंगे या बैंक बैलेंस में काउंट होंगे, कैश में काउंट होंगे? फिर सोच लो। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट, ना कि बैंक बैलेंस। क्योंकि बैंक बैलेंस रूल्स में आता है जो फ्रीली अवेलेबल टू ट्रेड हो। क्या ये फ्रीली अवेलेबल टू ट्रेड है? नहीं है। तो इसीलिए अगर मेरे पास डॉलर्स हैं, बाहर वाले के पास मेरे रुपीज हैं, तो हम दोनों के लिए अदले बदले वाली करेंसी क्या रहेगी? फॉरेन सॉरी एसेट्स। मेरे पास डॉलर्स हैं तो आउटसाइड इंडिया की एसेट मेरे पास है, तो एसेट कहाँ क्रिएट हुई? आउटसाइड इंडिया। और बाहर वाले के पास रुपये रखे हुए हैं, तो उसने एसेट कहाँ क्रिएट की? किस कंट्री की एसेट है उसके पास? इंडियन की। तो एसेट क्रिएट हो गई कि बेचने पे ही रियलाइज मिलेगा उसको, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये आ सकता है आपका 3 नंबर में।
ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपको, इसमें प्रोविजन वाले क्वेश्चंस नहीं बनते, इसमें एक हेड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आएंगे 2-2 नंबर के, वैसा क्वेश्चन बन सकता है ये। ओके, कुछ नहीं, एज इट इज जो इसमें लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्लेन करके और हैंस करना है सिर्फ आपको, कि ये ऐसे लिखना है विषय, इफ सर एक बार उससे ऊपर वाला गिफ्ट वाला केस रिपीट करते करते हैं, खुशबू 2 मिनट दो मेरे को। इसमें ये बात लिखोगे विषय, वेहर पी आर वाई, वेहर करके लिखो जब हो ऐसा, वेर पी आर वाई receives any money from PRI as a gift, okay, then it will be treated as capital reserve because it will create or alter the asset of any other person outside India in India। फिर नीचे डाल के hence in this case here a UK brother holds the currency in an Indian form, then it will be treated as capital reserves। समझे? गिफ्ट में ये था, ये वाला कह रहे हो क्या खुशबू, ये तो बताया मैंने अभी। अगर मान लो एक पर्सन ने किसी दूसरे को रुपीज में गिफ्ट दिया है 60,000 रुपए का, और उसने अभी वो दूसरे पर्सन ने वो एक्सचेंज नहीं करवाया, तो अभी ये इसके लिए क्या है, एसेट है कि इंडिया में पैसे पड़े हुए हैं उसके, तो ये क्या हुई, एसेट क्रिएट हो गई किसी और पर्सन की, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैट। हेलो, ग्रैब वाली बात बता दूं, बताता हूँ, इसमें ये बात है, तो खुशबू ये बात बोली गई है, अगर हमने जैसे ऊपर करंट माना है इसको गिफ्ट को, तो रेगुलेशंस भी लगाई हैं इस पे, तो लोग कहता है कि जब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो रेगुलेशन कैसी, गिफ्ट है तो रेगुलेशन कैसा, क्योंकि रेगुलेशन नहीं होगा तो कोई भी पर्सन एन नंबर ऑफ फंड्स किसी को ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए हर एक चीज को रेगुलेट करना नेसेसरी है, बस, ताकि कोई बंदा करंट अकाउंट में ग्रैब करके शेल्टर लेके उसके अंदर कोई ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन इलीगल वे से क्रिएट ना कर सके। In similar manner, if a PRY receive a gift from PR by remitting fund in India, there is no restriction. However, if PRY gives fund abroad, the resident cannot keep it abroad. He has to bring in India। कुछ नहीं करके अगर किसी PRY को बाहर फॉरेन करेंसी मिली है तो उसको वापस लेके आनी पड़ेगी। Any person may sell, draw foreign exchange from an authorized person if such sale draw is a current account करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, तो सारी ट्रांजेक्शन मुझे अथोराइज पर्सन के साथ ही करनी पड़ेंगी, और कैपिटल है तो आरबीआई के अप्रूवल से करनी पड़ेंगी। द सीजी में इन पब्लिक इंटरेस्ट इम्पोज सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ताकि कोई भी पर्सन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की ग्रैब में, ग्रैब मतलब शेल्टर में, हवाला ट्रांजेक्शन ना कर सके, ठीक है, उनको रेगुलेट करना जरूरी है। इसमें ये था अर्चिता, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज करनी क्यों जरूरी है, अब करंट है, रूटीन में है, क्यों ना फ्रीली ट्रेड कर दिया जाए, और फ्रीली ट्रेड कर दिया तो जो कैपिटल रिसीट है ना उनको भी लोग किस में शो करेंगे, करंट में शो करेंगे, इसलिए उनको रेगुलेट करना जरूरी है। सिर्फ ये बात है, पढ़ने वाली बात नहीं है, इसको रीड कर लेना, बस रीड करके इस तरह से काटना कि आपको दोबारा से दिखे भी ना, ठीक है, इस तरह से। पीआरओआई ने पीआरआई को दिया है, ठीक है, तो उसको इंडिया में लेके आना पड़ेगा, ऐसा। द जनरल रूल टू बी अंडरस्टूड इज दैट current account transactions are freely permitted unless specifically prohibited and capital accounts are prohibited unless specifically permitted। कोई बताएगा इस लाइन को, आप इतना सोचो, इतना मैं देखता हूँ कि कुछ कटवाना है नहीं कटवाना है। ये लो, बताओ।
बट कुछ केसेस में वो प्रोहिबिटेड हैं। और कैपिटल अकाउंट सारे ही प्रोहिबिटेड हैं बट कुछ परमिटेड हैं। तो अपोजिट आगे हम वही पढ़ने वाले हैं। शेड्यूल 1 से हमारा चैप्टर मेन शुरू हो रहा है कि करंट अकाउंट सारे परमिटेड हैं बट कुछ प्रोहिबिटेड हैं। कैपिटल अकाउंट सारे ही प्रोहिबिटेड हैं बट कुछ परमिटेड हैं। और आज हम पढ़ेंगे वो ट्रांजेक्शन जो कि 100% प्रोहिबिटेड है, कर ही नहीं सकते, किसी भी केस में नहीं कर सकते। आरबीआई के अप्रूवल से भी नहीं, ऑथराइज्ड पर्सन से भी नहीं, सीजी से भी नहीं, एसजी से भी नहीं, आरबीआई से भी नहीं, किसी से भी वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। उनको हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 1 में पढ़ेंगे हम वो बात। क्या बताओ करंट अकाउंट की। फर्स्ट इज रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। इसके एग्जांपल बताओ। रेमिटेंस, और इनडायरेक्टली तो अच्छी बात है ना फिर ये। बाहर $10,000 जीते उसने, इंडिया में तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। हाँ, इंडिया में जीती, और वो क्या करे, एक तो जुए का पैसा जीता आपने, और एक हमारा खजाना भी आप खत्म कर रहे हो, तो ये की चीज क्या है, प्रोहिबिटेड। मतलब इंडिया में किसी ने लॉटरी खेली और लॉटरी से उसने पैसे जीता, तो उस लॉटरी विनिंग की इनकम को वो बाहर लेके नहीं जा सकता, कभी भी वो रिपेट्रिएट नहीं कर सकता। रिपेट्रिएट मतलब बाहर लेके जाना। सेकंड, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग और एनी अदर हॉबी। ये अपनी किसी पर्सनल स्किल्स या हॉबी से कोई पैसा जीता है वो भी बाहर लेके हम नहीं जा सकते। रेसिंग से, राइडिंग से, या ऐसे किसी और एक्टिविटी से जो मेरी क्या है, हॉबी है, वो मुझे इंडिया में स्पेंड करना पड़ेगा। रुपीज लेके जाओ अपनी कंट्री में जाके उसको क्या करवाना, एक्सचेंज करवाना, बट डॉलर्स में हम आपको अलाउड नहीं करेंगे ऐसा। 50 का 30 है, और क्या, 30 + 10 में 3 या 4% जो भी होता है आपका। फिर रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड, प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स, स्वीपस्टेक्स एटसेट्रा। लॉटरी टिकट्स है, तो फिर ऐसे कोई मैगजीन हम परचेज करने के लिए पैसा ले रहे हैं जो बैन हो चुकी है, या फिर फुटबॉल पूल्स में पैसा लगाना है, स्वीपस्टेक्स में पैसा लगाना है, जुआ वगैरह का सारा काम होता है ये, तो उनके लिए भी पैसा अलाउड नहीं होगा। जैसे गुंजन मेरे पास आई, बोले मुझे लॉटरी टिकट चाहिए, मैं बोला $5,000। ओके, तो क्या गुंजन $5,000 आरबीआई से या फिर ऑथराइज्ड पर्सन से ले सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है। या फिर इसका थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। सो सीन क्रिएट करते हैं पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गुंजन का मेरे पास फोन आया, बोले सर कनाडा में ना एक स्कीम चल रही है, ठीक है, 2 मिनट में पैसा डबल। मैं बोला अच्छा ठीक है, तो उसके लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा गुंजन? फिर $10,000 देने पड़ेंगे आपको, 2 मिनट में पैसा डबल हो जाएगा। बोले सर हाँ, किस्मत रही तो पैसा डबल हो जाएगा। मैं बोला ठीक है ओके। अब मैं आरबीआई के पास गया, मतलब मुझे वो लॉटरी टिकट परचेज करने से पैसा डबल होता है 2 मिनट में, वो भी प्लीज मुझे $10,000 दे दीजिए। तो वो क्या कहते हैं, माना हमने कि $20,000 आपके पास आ सकते हैं, तो हमारे लिए फायदा है, बट कितने चांसेस आने के, 50% चांसेस, तो इसलिए हम आपको अलाउड नहीं कर, हम इस रिस्क पे नहीं रहना चाहते कि हमारी करेंसी कभी भी किसी भी कारण से डाउन जाए, हम ऐसा रिस्क लेंगे ही नहीं। तो ना तो लॉटरी का पैसा बाहर भेजना है, ना लॉटरी परचेज करने के लिए पैसा किसी को देना है। 3 चीज हमने पढ़ी, लॉटरी विनिंग का पैसा बाहर भेजना, इंडिया में लॉटरी जीती उसकी विनिंग का पैसा कन्वर्ट करने के लिए हम बाहर भेज रहे, जुआ खेला ऊपर से फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए तुम्हें, अच्छा ऐसे कैसे। दूसरा, हॉर्स रेस, राइडिंग से, अदर हॉबी से पैसा जीता है, यहाँ पे भेजना कहाँ चाह रहे हैं, बाहर। या फिर लॉटरी टिकट मुझे बाहर परचेज करनी है, उसके लिए मैं पैसा बाहर भेजना चाह रहा हूं, तो मैं परचेज नहीं कर सकता। समझे? अब ये बहुत बढ़िया केस है, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज। कोई मुझे सिर्फ एक वर्ड बता, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से करेंगे बिल्कुल, जैसे 2 दिन लग जाए, गुंजन भागना मत, ठीक है। कॉल बैक सर्विसेज, डू यू नो व्हाट इज कॉल बैक? कोई एग्जांपल, कॉल बैक सर्विसेज क्या होती हैं, इसके सिर्फ नाम एनालिसिस करके। कॉल बैक सर्विसेज, वाह, तो सर्विसेज क्या हुई इसमें?
इसका पूरा केस बना के बताओ, बहुत से एग्जांपल है। और वो हमें सर्विस चार्ज का बिल देगा पूरा। लिंक करवा दिया उससे। चलो छोड़ो। वो वाली मूवी देखी जग्गू नाम पर, ये किसकी है वो, ये विराट कोहली की पत्नी कौन सी है, अनुष्का, ये पीके। उसमें वो एम्बेसी में कॉल करती है लाहौर, और लाहौर में जो एम्बेसी में कॉल करती है वो, तो वो फिर क्या नाम था उसका, वो उसका नाम क्या था सुशांत सिंह का उसमें, नहीं जगह थोड़े ना, सरफराज। फिर वो सरफराज को कॉल घुमाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं कॉल बैक सर्विसेज। कि इंडिया में किसी पर्सन ने बाहर वाले से बात करनी है, बट उसको पहले जो कस्टोडियन या फिर जो एजेंट बैठा हुआ है, पहले उसको कॉल लगना पड़ेगा। फिर वो कॉल कनेक्ट किससे करवाएगा, जिससे आपको बात करनी है, फिर वो हट जाएगा बीच में से, और बात किसकी उतरेगी, जग्गू और सरफराज की। तो इसको बोलते हैं कॉल बैक सर्विसेज। अब प्रोविजन फेमा तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं अभी इसमें, इधर सिर्फ कॉल बैक का समझा रहा हूँ मैं। और डाउन टू अर्थ समझना है, कॉल बैक सर्विसेज क्या होती है। हमारे टाइम पे पता क्या था, हमारे टाइम पे, तो टाइम तो मेरा अभी चल ही रहा है, मतलब अभी हम बच्चे ही हैं अभी तो उस टाइम क्या था, जब और छोटे बच्चे थे, तो जिलाना में क्या होता, जैसे हमारा घर यहाँ पे है, ठीक है, ओके, और उसके बराबर में एक कुम्हारों का घर था, कुम्हार समझते हो ना, जो उनको बोलते तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, उनका घर था यहाँ पे हमारे बराबर में, ठीक है। और तो क्या था, उनके घर में ना फोन नहीं था, तो उनके रिलेटिव्स के फोन हमारे घर पे आते थे, ठीक है। और क्या बोलते कि भी उस लेडी को बुला दो, हमें बात करनी है। तो वहां से कॉल हो रहा है, हम उसके क्या बनते थे फ्री में, एजेंट, और इन दोनों की बात करा के हम पीछे हट जाते थे। तो इसको बोलते कॉल बैक सर्विसेज, की मैं किसी की कॉल अरेंज करवा रहा हूँ। आया समझ में। अब केस लेते हैं सही में। अब सुनो ध्यान से। ना ना, कैसे बात कर रहे हैं। ऐसे मत करो भाई। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या। हाँ हुआ क्या, सुनो बात एक बार। अब ये क्या है, जग्गू, और ये कौन है, सरफराज, ठीक है। अब ये रहता है पाकिस्तान में, और ये रहती है इंडिया में। अभी सुनो बात, पहले अभी मत उठा फोन। अभी क्या है, सरफराज इंडिया में आया था, ये फिर मैं एक बार ये चेंज कर दूं कंट्री, जब ये कंसेंट बन पाएगा। सुनो ध्यान से। जो जग्गू है वो है अपनी चाइना की, और जो सरफराज है वो है अपने इंडिया का। अब सरफराज चाइना में घूमने गया था, और वहां पे 2 दिन वो होटल में ठहरा था। सामने वाली खिड़की में जग्गू रहती थी, और इसके वहां पे टाका फिट हो गया, जग्गू को इसने पटा लिया। अब है तो ये इंडिया का, आ गया वापस, लंबी जुदाई, है ना वो पाई इससे। अब हो क्या, बात हो नहीं पा रही, चाइना दोबारा जा नहीं सकता, घर वाले को बोले क्या, तो बातें होने लगी फोन पे, ठीक है, ओके। अब बातें डायरेक्टली तो हो नहीं सकती, वहां पे चाइना का कोई एजेंट बैठता और इन दोनों का टाका भिड़वाता।
हुआ क्या, यहां से कॉल लगवाता और वहां से जग्गू फोन उठाती। यहाँ पे जो चाइना का एम्बेसी थी या जो चाइना का एजेंट था, उसने कॉल बैक सर्विसेज का बिल भेजा 10,000 येन। येन मेरे ख्याल से उसके हैं, जापान के। ठीक है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कोई भी 10,000 येन में उसने बिल भेजा अपना। अब पे किसको करना है, सप्लायर से पे करेगा, फोन वो मिलाता है तो अरे 10,000 रुपये इसके पास तो होंगे नहीं, जो येन है लाएगा किससे ये, ऑथराइज पर्सन से। क्या ऑथराइज पर्सन इसको अपने खजाने में से उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए 10,000 येन देगा? सोचो, नहीं। मतलब आशिकी तुम करो, ट्रेजर हमारा खाली हो, ये कहाँ का न्याय हुआ? तो इसीलिए अगर हम किसी फॉरनर से बात करते हैं और कॉल बैक सर्विसेज का पैसा हम किसी फॉरेन एक्सचेंज में देना पड़ता है, तो वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कॉल बैक सर्विस आज के टाइम पे बैन हो चुकी है। इसलिए पुराना प्रोविजन 2002 के टाइम की बात है ये। दोनों कॉलबैक सर्विसेज क्या होती है? कॉलबैक सर्विसेज होती है, मुझे बाहर किसी से बात करनी है तो मैं किसी पीसीओ के पास फोन मिलाऊंगा, वो पीसीओ मेरी उससे बात करवाएगा और बदले में टोटल चार्जेस लेगा, पोस्टपेड चार्जेस प्लस कमीशन बात करवाने का, और वो मुझे उसी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज में पे करना होता है। अब मतलब पूरी पूरी रात बात करूंगा, पूरे पूरे दिन बात करूंगा, 24 घंटे × 7, तो क्या मैं ऑथराइज पर्सन से पैसे लाऊंगा सारे? नहीं। ऐसे उनका ट्रेजर एक दिन में ही खाली हो जाएगा। यहाँ पे तो सरफराज है, ऐसे पता नहीं कितने सरफराज इंडिया में होंगे, है ना? एक मिनट नहीं लगाएंगे वो खजाना खाली करते हुए। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, प्रोहिबिटेड, कि ये ट्रांजेक्शन आज के बाद अलाउड ही नहीं है। क्या क्या होती है? अब नहीं है, अब तो डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है। अब तो ऐसा कम्युनिकेशन आ गया ना कि ऐसा पहले था ये चीज। क्या हुआ? सही बात है, ताकि पैसे खराब ना हो लोगों के। हाँ हाँ। चलो आगे देखो। हाँ, बोलने के लिए कि वापस कॉल कर लो, क्योंकि उनके पास पैसे होते थे फोन में। ऐसे ये बचपन में किया होगा शायद, पीसीओ देखे हैं किसी ने? हम पहले ऐसा होता था, अगर मान लो कभी कभी हमारा फोन जैसे डेड वेड हो जाता था, या डेड नहीं मतलब उसका बिल ओवरड्यू हो जाता, तो लाइन कट कर देते कि हम मिला नहीं सकते। तो मुझे याद है कि लेट हो जाता तो बिल, पापा कभी कभार ऐसा होता है लेट हो जाते वो, तो मम्मी मुझे 2 रुपए देते और बोलती है कि नानी को जाके बोला कि फोन कर लेगी यहाँ पे। तो मैं पीसीओ पे जाता, हमारे पड़ोस में पीसीओ था, तो 2 रुपए डाल के फिर नानी को बोल के आता कि मम्मी से बात कर लो, फिर वो घर पे कॉल आता नानी की साइड से। ऐसा हुआ है लगभग जब मैं 8-9 साल का था उस टाइम पे। तो 4 हमने कर लिए जिनके लिए प्रोहिबिटेड हैं, लॉटरी विनिंग के लिए, सेकंड, और इनकम बाहर भेजने के लिए, या फिर लॉटरी टिकट से कोई मैंने परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए पैसा मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं भेज सकता हूँ। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, टू विच द डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। समझना मैं क्या बना रहा हूँ? चलो, ये देश काट तो नहीं दिया मैंने? इंडिया। ओके। अब हुआ क्या, नहीं पाकिस्तान उत्तर नालायक, यूएसए है। साइड में कहा से आ गया पाकिस्तान। अब क्या हुआ, यूएसए ने अपनी एक ब्रांच या अपनी एक सब्सिडरी कह सकते हो कहाँ ओपन कर ली, इंडिया में। बट इंडिया के शेयर होल्डर्स कितने हैं बाहर के? या फिर अगर मैं ये लाइन आपकी हटा दूं कि इंडिया में एक कंपनी थी, उसने अपने शेयर्स बाहर अलॉट किए, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई उसके पास, मतलब यहाँ पैसा आ गया। अब इसकी चाइना में भी ब्रांच है, जापान में भी ब्रांच है, और क्या नाम है, यूके में भी ब्रांच है, और अदर स्टेट्स में भी, अदर कंट्रीज में ब्रांच है। वहां से इसको क्या आ रहा है फिर, पैसा। लेकिन से बाहर से इसको पैसा आया टोटल 5 लाख इन फॉरेन एक्सचेंज।
5 लाख का फॉरेन एक्सचेंज आया, और ये इस साल 8,50,000 डॉलर्स अपने शेयर होल्डर को बांटना चाह रही है, तो क्या वो बांट सकती है? क्यों? बैलेंसिंग क्या होता है कि जितना आपने फॉरेन रिजर्व में कंट्रीब्यूट किया है, सिर्फ उतना ही आप बाहर लेके जा सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज में आपकी ब्रांच से इनकम कितनी हुई है? 5 लाख फॉरेन एक्सचेंज की, तो डिविडेंड भी कितना बांट सकते हो? 5 लाख। तो 8 लाख में से सिर्फ कितना बांट सकते हैं? 5 लाख ओनली। ये था इसका एग्जाम्पल। बांट देंगे बट ओनली 5 लाख। रिजर्व कौन सा? वो तो रुपए लेके किसके पास जाएंगे? ऑथराइज पर्सन के पास। ऑथराइज पर्सन उनको क्या देगा? डॉलर्स देगा, फिर जाएंगे दूसरे के पास। डिविडेंड वाला वो पढ़े जो चैप्टर 8 में पढ़ा था, हाँ है तो वही, बट उसको कन्वर्ट किस में करवाना होगा? एक्सचेंज में, डॉलर्स में। तो डॉलर कहाँ से आएंगे? अब मैंने भी पढ़ा अभी डीलिंग वाला कंसेप्ट, ऑथराइज पर्सन से। क्या करेंगे? क्या बांटेंगे ही नहीं, सिर्फ 5 लाख तक बांट सकते हैं बस। वो अपने पास ही रहेगा, वो एक्सपेंशन में पैसा लगा देंगे। हाँ, एक्सपेंशन इंडिया में ही, वो भी। हाँ, हाँ रिपेटेटेड करने देंगे जब, ऐसा। समझे? तो ये आखिरी पॉइंट अपना आज का, दैट इज रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। मतलब कोई कंपनी ऐसी है जो बाहर डिविडेंड बांटना चाह रही है, तो उतना बांट सकती है जितना बैलेंस एप्लीकेबल, जितना उसने कमाया है बाहर से उतना ही वो बाहर लेके जा सकती है, अदर देन दैट नहीं लेके जा सकती। समझे? 5 लाख हमारे करंट अकाउंट माने, हाँ करंट अकाउंट माने जाएगी डेफिनेटली। वो तो प्रोहिबिटेड है ना, वो अच्छी था, फिर वो तो बांट ही नहीं सकती वो तो। आपके मन में कोई डाउट नहीं आ रहा? भागने में लगे हुए हो। आपके मन में डाउट नहीं आया कि सर गवर्नमेंट क्यों मना कर रही है 8.5 लाख का बांटने के लिए? रुको तो, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी तो आई होगी, जब शेयर परचेज किए होंगे बाहर वालों ने, तो पैसा भी तो डॉलर्स में आया होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट के बदले एसेट जब बिकेंगी वो जाएंगी। ये तो क्या दे रहे हैं हम उसको? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जो एडिशनल उसने कमाया है, वो एडिशनल तक ही वो आगे पैसा लेके जा सकता है। ये कंसेप्ट है। ऐसा नहीं अच्छी था, मैंने ये बोला जैसे मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख डॉलर्स की मैंने इन्वेस्टमेंट मंगवाई थी, वो इंडिया में मैंने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब मैं बाहर डिविडेंड बिना भेजना चाह रहा हूँ 8.5 लाख रुपए, और कंट्री से आया कितना है मेरे पास? तो 5 लाख तक ही बेच सकता हूँ मैं, 8.5 लाख तक नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एडिशनल इनकम कितनी दे रहा हूं मैं उन्हें? जो 10 लाख रुपए से डॉलर्स आए थे इन्वेस्टमेंट के, उनके बदले में क्या दूंगा मैं उन्हें? रीपेमेंट। डिविडेंड तो एडिशन चीज है ना, नहीं समझे आप शायद। देखो, 10 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम 8,50,000 डॉलर्स उनको क्या देना चाह रहे हैं? डिविडेंड। और रीपेमेंट के टाइम पे 10 लाख डॉलर्स हम और देंगे उसे। गलत? इंडिया में आया कितना था, तो जा भी कितना सकता है? एडिशनल कितना दे रहा हूं मैं? सोचो, गलत है सही है ये? तो बाहर और कंट्री से इसके पास आया है 5 लाख, तो कितना बेच सकते हैं इसमें से? 5 लाख। ये कंसेप्ट है पूरा ये। समझे? बैलेंसिंग, हाँ क्या एग्जैक्ट, ये तो एग्जांपल है सिर्फ, ना जरूरी नहीं है प्रतिभा ये तो। अब ये तो एग्जांपल वाली बात है, तो आरबीआई के अप्रूवल से ज्यादा भी भेज सकते हैं, कम भी भेज सकते हैं, सब्जेक्ट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है फिर ये, बस। आज इतना करेंगे, इसको पढ़ के आना। महक ने पूरी क्लास होते हुए निकाल दी। पढ़ के आना महक। कौन सा वाला रिपीट करें खुशबू? बताओ मुझे एक बार प्लीज। ये मैंने ये बोला है खुशबू भी। अच्छा हो गया, ठीक है, ओके फाइन। बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।